हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के नगरीय व्यवस्था पर चर्चा करूंगा और नगरीय व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आज की वीडियो को आप अंत तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करते हुए कमेंट कर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। चलिए वापस आते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरीय व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता नगरीय व्यवस्था, टाउन सिस्टम की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता रही यहाँ बड़े बड़े नगरों या फिर शहरों का प्रादुर्भाव। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता बड़े बड़े नगरों या फिर शहरों का प्रादुर्भाव था। बड़े बड़े नगरों या फिर शहरों का प्रादुर्भाव था। नगरों और शहरों का प्रादुर्भाव था। नगर योजना लगभग सभी पुरास्थलों पर एक समान थी। नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी पुरास्थलों पर एक समान थे। नगर योजना इस सभ्यता के लगभग सभी पुरास्थलों पर एक समान थे। पुरास्थलों में एक समान थे। ये भी कहा जाता है कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले नगरों का प्रादुर्भाव यानी शहरों का प्रादुर्भाव हड़प्पा सभ्यता में ही हुई है। यानी शहरों का प्रादुर्भाव यानी टाउन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही निर्मित हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी पुरास्थलों का संरचना एक समान थी, एक समान संरचना थी। बड़े बड़े प्रमुख नगर जो है, प्रमुख बड़े नगर की बात करते हैं, उसमें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो था। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो जिसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और ये सिंध नदी के किनारे स्थित था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। उसके बाद इससे छोटा यानी घटते क्रम में देखते हैं तो हड़प्पा पूरा स्थल जो है वहां भी बहुत बड़ा शहर था और हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 ईस्वी में किया था, तो हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा नगर। उसके बाद भारत में स्थित जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वह था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता में स्थित भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल था। राखीगढ़ी के बाद कालीबंगन दूसरा भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, जो बड़ा शहर था। उसके बाद धौलावीरा
कभी कभी सीरीज दे देगा कौन बढ़ते। धौलावीरा ये भी प्रमुख नगर हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद बनावली और लोथल, बनावली और लोथल ये घटते क्रम में बड़े शहर। तो यदि प्रश्न पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो मोहनजोदारो। और यदि इस तरह से प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का भारत स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था जो भारत में स्थित। आइए फिर इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता के लगभग सभी पुरास्थलों में एक समान संरचना थी, यानी लगभग सभी नगरों का आंतरिक विभाजन एक समान था। लगभग सभी नगरों का या शहरों का आंतरिक विभाजन एक समान था। विभाजन इस तरह से था कि ये आंतरिक विभाजन यहाँ जो है, यहाँ ये पश्चिमी टीला हुआ करता था और ये पूर्वी टीला हुआ करता था। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला कोई भी पुरास्थल ये दो भागों में विभाजित था, यानी आंतरिक भाग से विभाजित था। और ये जो पश्चिमी टीला होता था, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता में जो पश्चिमी टीला था, इसको पश्चिमी टीला या फिर ऊंचा शहर कहते थे, ऊंचा शहर। इसमें संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। तो पश्चिमी टीला में संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे, संभ्रांत वर्ग के लिए। और पूर्वी टीला जो होता था, जो इसको कह सकता था, पूर्वी टीला जो निचला शहर होता था, आप देख सकते हैं संरचना से भी इस तरह से था। पश्चिमी टीला ऊंचा होता था और पूर्वी टीला नीचे होता था, इसलिए निचला शहर। और इस निचले शहर में सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे, सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, जनरल लोग, आम लोग पूर्वी टीला में रहता था। और सम्राट वर्ग यानी संपन्न लोग, धनी संपन्न एलिट क्लास के लोग पूर्वी टीला पश्चिमी टीला में रहा करता। तो अलग अलग पुरास्थलों में अलग अलग जो है सो कुछ दुर्गीकरण भी देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी पुरास्थलों में दुर्गीकरण देखने को मिलता है, यानी फोर्टिफिकेशन किया हुआ रहता है, फोर्टिफिकेशन किया हुआ रहता है। तो जैसे एक स्थल ले लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा 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 जो पूरा स्थल है, उसका भी आंतरिक विभाजन होता था। इस तरह से हड़प्पा का विभाजन था। ये पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला था। ये पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गीकृत हुआ करता था। पूर्वी पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। ये पश्चिमी टीला जिसमें संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे, ये दुर्गीकृत था, दुर्गीकृत। बाउंड्री किया हुआ था, फोर्टिफिकेशन किया हुआ था। तो ये पश्चिमी टीला जो है वो दुर्गीकृत होता था हड़प्पा। जबकि पूर्वी टीला जहां सम्भ्रांत वर्ग के लोग रहते थे, पूर्वी टीला जो यहाँ पूर्वी टीला में जो सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, सामान्य वर्ग के लोग, उसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया जाता, सामान्य वर्ग के लोग। और ये फोर्टिफिकेशन में सम्भ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। फोर्टिफाइड जो टाउन था वो संभ्रांत वर्ग के लोगों के लिए, संभ्रांत वर्ग के लोग यानी एलिट क्लास के लोग। तो इस तरह की यह एक विशेषता थी कि यदि प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा पुरास्थल में कौन सा टीला दुर्गीकृत था, तो पश्चिमी टीला दुर्गीकृत हुआ करता था। दूसरी ओर जब मोहनजोदारो की बात करते हैं, मोहनजोदारो जो पुरास्थल है, तो मोहनजोदारो की जो संरचना थी
ये विभाजित था, ये पश्चिमी टीला है, ये पूर्वी टीला है। तो मोहनजोदारो में नगर विन्यासित था, नगर विभाजित था, लेकिन दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिला है। पश्चिमी टीला या फिर पूर्वी टीला में जो है सो दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिला है। यानी मोहनजोदारो में कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है, दुर्गीकृत नहीं था, फोर्टिफाइड नहीं था। जबकि कालीबंगन में देखते हैं, कालीबंगन में तो कालीबंगन में देखते हैं तो कालीबंगन की जो संरचना है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, तो ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, तो कालीबंगन में दोनों टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों दुर्गीकृत है अलग अलग से। तो ये भी दुर्गीकृत है और ये पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत है और पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत है, यानी दोनों टीला दुर्गीकृत है। यानी दोनों टीला या दोनों शहर दुर्गीकृत। ये खास विशेषता है। यदि प्रश्न पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा पुरास्थल था जो दोनों किला या दोनों टीला दुर्गीकृत था, ये पश्चिमी टीला भी और पूर्वी टीला भी। फिर आगे बढ़ते हैं, बनावली की बात करते हैं। तो बनावली जो टीला है वहां दुर्गीकृत था, नगर विन्यासित भी था, लेकिन एक ही दुर्गीकृत था, एक ही बाउंड्री में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों था। इस तरह से संरचना बना देता हूं ताकि पिक्टोरियल स्टडी आप करेंगे तो लंबे समय तक हिस्ट्री को आप साथ में रख सकते हैं। तो ये टीला जो है तो इसमें विन्यासित है पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, और ये दोनों टीला जो है एक ही दुर्गीकृत, एक ही बाउंड्री से दुर्गीकृत था। ये खासियत है बनावली की। नगर विन्यासित में पहले बता दिया कि लगभग सभी शहरों का विन्यासित एक समान था। दुर्गीकरण यहाँ एक ही बाउंड्री में पश्चिमी टीला भी और पूर्वी टीला भी विन्यासित था। जबकि लोथल की बात करते हैं तो लोथल जो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित था, लोथल में नगर विन्यासित नहीं था, वहां न पश्चिमी टीला था न पूर्वी टीला था, एक ही बहुत बड़ा शहर है और वो शहर दुर्गीकृत है। तो लोथल की जो स्थिति है वो वर्गीकृत नहीं है, यानी विन्यासित नहीं है, न पश्चिमी टीला है न पूर्वी टीला है, लेकिन बाउंड्री किया हुआ, दुर्गीकृत किया हुआ है। ये दुर्गीकरण के साक्ष्य है, एक ही दुर्गीकरण में है, विभाजित नगर नहीं है। जबकि अन्य शहर को देखते हैं तो अलग अलग रूपों में ये विभाजित है, बटा हुआ है, लेकिन लोथल में ऐसी स्थिति नहीं है। एक महत्वपूर्ण पुरास्थल जो धौलावीरा है, और धौलावीरा की जो संरचना है वह थोड़ा सा अन्य पुरास्थलों से अलग है। तो धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा की जो संरचना थी वो संरचना इस प्रकार से थी। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय शहर था। जिसमें हम पहले देख लिए थे कि ये पश्चिमी टीला था जो ऊंचा शहर है, ये ऊंचा टीला, ये मध्यम टीला, ये बीच वाला मध्यम टीला है, और ये निचला टीला है जो पहले चर्चा किए हैं इन सबों के बारे में। मध्यम टीला यानी निचला शहर, ये मध्यम शहर और ये ऊंचा शहर है ना। तो इसकी खासियत है कि इसमें जो है पश्चिमी टीला यानी जो ऊंचा शहर था, उस ऊंचा शहर में
संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। इसमें लगभग सभी जगह वही स्थिति थी, संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। और ये जो मध्यम टीला था, बीचला शहर जो था, उसमें संभ्रांत वर्ग के लोगों का रिश्तेदार रहा करता था। यानी संभ्रांत लोगों के रिश्तेदार रहा करता था। और इसमें पहले भी बता चुका हूं कि इसमें सामान्य वर्ग के लोग निचला शहर में यानी पूर्वी टीला में रहते थे। हाँ, अंतर थोड़ा सा विन्यासित शहर में यह है इस धौलावीरा में कि पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत है और मध्यम टीला भी दुर्गीकृत है, लेकिन पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं। ये खासियत धौलावीरा के पुरास्थल में है कि यहाँ विन्यासित है। यहाँ जो शहर है 3 वर्गों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और बीच में मध्यम टीला। तो और मध्यम टीला में संभ्रांत वर्ग के लोगों के रिश्तेदार रहा करते थे। पश्चिमी टीला में सभी जगह लगभग संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। पूर्वी टीला में सभी पुरास्थलों में सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे। मात्र लोथल है जहां शहर कोई विन्यासित नहीं है, विभाजित नहीं है, हाँ, लेकिन दुर्गीकृत था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में जो शहर है, उस शहर की जो संरचना है वो इस तरह से विभाजित भी था और दुर्गीकृत भी था। थोड़ा बहुत अंतर था संरचना में। तो कहने का मतलब है लगभग सभी शहरों का विभाजन एक समान ही था। विन्यासित शहर था, दुर्गीकृत शहर हुआ करता था। तो इस तरह से संरचना कह सकते हैं कि नगरीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्वरूप सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता था। और ये सारे शहर में ग्रिड सिस्टम प्रणाली था। ग्रिड सिस्टम जो कहते हैं, जो सड़क और नालियां है वो ग्रिड सिस्टम पर था। नगर पालिका व्यवस्था इतना बेहतर था कि आज के नगर पालिका उसके सामने में फ्लॉप हो सकता है। बहुत अच्छे ढंग से नगर को बसाया हुआ था। चलिए अब हमें इस हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सड़कें और नालियों पर चर्चा कर लेते हैं। सड़कें और नालियां हड़प्पा सभ्यता में नगरीय व्यवस्था का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विशेषता वहां का सड़क और नालियों के संदर्भ में था। और सड़क और नालियों के संदर्भ में था तो इस तरह से सारे सड़क और नालियां लगभग एक समकोण पर एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटता था। ये सड़क हुआ करता था, ये सड़क है। सड़क हुआ करता था। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, है ना। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। सड़कें प्रायः समकोण पर एक दूसरे से मिलती थी। सड़कें प्रायः समकोण पर एक दूसरे से मिलती थी। सड़कें प्रायः एक दूसरे से समकोण पर मिलती थी। अपवाद में बनावली जो है, बनावली में सड़कें समकोण पर नहीं मिलती। अपवाद कर दीजिए बनावली। बनावली में सड़क समकोण पर नहीं था। सड़कों के किनारे ही नालियां बनी होती थी। सड़कों के किनारे ये नालियां इस तरह से बनी होती थी, जो ये भी लगभग समकोण पर ही एक दूसरे से मिलती थी। तो ये नालियां थी
नालियां नालियां थी। एक दूसरे को समकोण पर, यानी नालियां थी। ये नालियां थे, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है इस नगर योजना के तहत कि सड़कें और गलियां नालियां जो है सो समकोण पर काटती थी। अपवाद में बनावली को हम देखते हैं। और ये नालियां जो है पक्की ईंटों से निर्मित होता था। नालियां पक्की ईंटों से निर्मित था। नालियां पक्की ईंटों से निर्मित होती, पक्की ईंटों से निर्मित होती थी। पकी हुई ईंटों का प्रयोग नालियों के निर्माण में किया जाता था। बीच बीच में मेन होल बनाया जाता था। नालियों के बीच बीच में मेन होल, बीच बीच में मेन होल बना हुआ होता था, जहां जंक्शन होता था और कुछ कचरा वहां से जमा होता था, फिर ओवरफ्लो होके, यानी साफ सफाई की भी उत्तम व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रणाली के तहत देखने को मिलता है। और इस नालियों के ऊपर ढक्कन लगा होता था। नालियों के ऊपर ढक्कन लगा होता था और वो ढक्कन जो है, नालियों के ऊपर ढक्कन लगा रहता था जो पत्थर का ढक्कन होता था। नालियों के ऊपर ढक्कन लगा रहता था और यह ढक्कन पत्थर का होता था। ढक्कन पत्थर का होता था। पत्थर का ढक्कन नालियों को ढके हुए रहता था। सभी जगह ये ढक्कन इस तरह से बना हुआ रहता था। आज भी देखते हैं नालियों में ढक्कन लगा रहता है ना। यही है, सीमेंटेड करके हम लोग उसको पत्थर बना देते ठोस। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में पत्थर उठा के रख दिया जाता था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में, नगरीय व्यवस्था के रूप में देखते हैं कि सड़क और नालियां की संरचना आधुनिक टाउन प्लानिंग से कहीं कम नहीं था। आगे हम देखते हैं भवन निर्माण के संदर्भ में, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण के संदर्भ में, तो भवनें प्रायः दो स्वरूप के होते थे, एक निजी और दूसरा सार्वजनिक। निजी और सार्वजनिक भवन निर्माण देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। भवन निर्माण दो संदर्भ में, एक निजी, दूसरा सार्वजनिक। निजी भवन और दूसरा सार्वजनिक भवन। निजी भवन और सार्वजनिक भवन। भवन की खासियत थी कि भवन में अलंकरण पर विशेष बल नहीं दिया जाता था, बल्कि उपयोगिता पर विशेष बल दिया जाता है। भवन निर्माण के संदर्भ में कहा जाता है कि भवन निर्माण में अलंकरण, डेकोरेशन, अलंकरण पर विशेष बल ना देकर उपयोगिता पर विशेष बल दिया जाता था। उपयोगिता पर विशेष बल हड़प्पा सभ्यता में दिया जाता था, ना कि उसके डेकोरेशन पर विशेष फोकस किया जाता था। भवन, निजी भवन जो बनता था, उसका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था। निजी भवन का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था।
बल्कि दूसरी तरफ खुलता था। संभवतः चोर के डर से सामने सामने दरवाजा नहीं खुलता होगा कि राह चलते कोई वस्तु उठा ना ले जाए, बल्कि दूसरी ओर खुलता था। बल्कि दूसरी ओर खुलता था। लेकिन लोथल जो है, यहां अपवाद है। लोथल अपवाद के रूप में था। लोथल में दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। लोथल अपवाद है। लोथल में दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। मुख्य सड़क की ओर खुलता था। गुजरात में स्थित लोथल भोगवा नदी के किनारे था। वहां का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अन्य जितने भी लघुपुरा स्थल है, उन सबों का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। भवन जो होता था वो पक्की ईंटों से निर्मित होता था, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता भवन निर्माण में। भवन के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। छत जो है पत्थर और लकड़ी का बना होता था। दीवार ईंट का और छत पत्थर या फिर लकड़ी का प्रयोग किया। भवन का छत पक्की ईंटों छत जो है सो लकड़ी और पत्थरों का प्रयोग होता था छत के लिए। छतों में हड़प्पा सभ्यता के भवन के छतों में लकड़ी और पत्थरों का प्रयोग होता था। लकड़ी और पत्थरों का प्रयोग होता था। ये खासियत थी हड़प्पा सभ्यता में कि मकान जो है वह डेकोरेशन पर विशेष फोकस नहीं करता था, बल्कि उपयोगिता पर, अलंकरण पर ना देकर यूटिलिटी पर, यानी डेकोरेशन ज्यादा तरक भरक नहीं, बल्कि उपयोगिता जितनी होती थी उस आधार पर मकान बनाया जाता था, निजी मकान। इसी संदर्भ में जब हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक भवन की बात करते हैं, तो सार्वजनिक भवन की चर्चा जब करते हैं, सार्वजनिक भवन, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत, सबसे बृहद इमारत, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बृहद इमारत, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, बृहद एवं महत्वपूर्ण इमारत मोहनजोदारो में स्थित बृहद स्नानागार हुआ करता था। ग्रेट बाथरूम, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार जो होता था, इस तरह से ग्रेट बाथरूम है जिसकी सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण दिशा में उतरने के लिए होती। इस तरह से उत्तर दक्षिण दिशा में बृहद स्नानागार की सीढ़ियां हुआ करता था। यहां स्नानागार के बगल में यहां कुआं हुआ करता था बाहर, और कुआं से जल इस बृहद स्नानागार में डाला जाता था। हो सकता है वॉलंटियर इसमें जो स्वयंसेवक होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, सोशल एक्टिविस्ट होता है, उसमें ये जल डालता था। और कहा जाता है कि इस बृहद स्नानागार का प्रयोग या उपयोग सामूहिक रूप से धार्मिक महोत्सव के दौरान किया जाता था। तो बृहद स्नानागार का प्रयोग का उपयोग सामूहिक तौर पर
सामूहिक तौर पर धार्मिक महोत्सव में किया जाता था। तो इस प्रकार ये बृहत स्नानागार, ग्रेट बाथरूम, बहुत बड़े, जब धार्मिक महोत्सव होता था तो सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित होकर लोग स्नान करते थे। तो ये इसकी खासियत थे। जबकि सार्वजनिक भवन के संदर्भ में देखते हैं तो हड़प्पा पुरा स्थल का सबसे बड़ा इमारत जो है वहां बृहत अन्नागार था, है ना। हड़प्पा पुरा स्थल का बृहत भवन या इमारत अन्नागार था। अन्नागार जहां अनाज रखा जाता था। यदि पूरा हड़प्पा सभ्यता पूछेगा सबसे बड़ा मकान कौन सा था, तो ग्रेट बाथरूम। और यदि हड़प्पा स्थल केवल पूरे हड़प्पा में स्थित तो अन्नागार था। ये अन्नागार जो था वो रावी नदी के बाईं ओर स्थित था। ये रावी नदी बहती थी और ये हड़प्पा स्थल था। और यहाँ शहर से बाहर निकलकर यहाँ जो है सो ये अन्नागार था। शायद व्यापार के दृष्टिकोण से नदी के किनारे रखा था ताकि व्यापार करना आसान रहे। जबकि मोहनजोदारो में जो मोहनजोदारो जो अन्नागार था वो बीच शहर में ही था। मोहनजोदारो में अन्नागार बीच शहर में ही था। ये मोहनजोदारो शहर है और यहां ही अन्नागार था। तो इस तरह से सार्वजनिक महत्व की जो इमारत होता था वो अन्नागार था या फिर ग्रेट बाथरूम था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं इस सभ्यता के संदर्भ में कि कब्रिस्तान का साक्ष्य। तो कब्रिस्तान जो होता है जहां सबको दफनाया जाता था, तो कब्रिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता में सबों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अपवाद में हड़प्पा नामक पूरा स्थल पर मिला है। दफनाने के लिए कब्रिस्तान का साक्ष्य केवल हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा में जो मिला है वो दो प्रकार का कब्रिस्तान हुआ करता था। दो प्रकार के, एक आरएच और दूसरा आर। यानी इंडिकेट किया है इतिहासकार ने कि ये जो कब्रिस्तान था इसमें हड़प्पा के लोगों को दफनाया जाता था और ये जो है ये हड़प्पा से बाहर के लोगों को दफनाया जाता था। ये हड़प्पा के लोगों को यानी इसमें इस कब्रिस्तान में हड़प्पा के लोगों को दफनाया जाता था और इसमें हड़प्पा से बाहर के लोगों को, हड़प्पा से बाहर के लोगों को, यानी हड़प्पा से जैसे मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, जो भी हड़प्पा से बाहर के लोगों को दफनाया जाता था। बाहर के लोगों को दफनाया जाता था। मोहनजोदारो से कहीं कोई कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदारो
में मोहनजोदारो में कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, नरकंकाल मिला है, लेकिन नरकंकाल मिला है, नरकंकाल का प्रमाण मिला है। और हड़प्पा में जो है, सॉरी, मोहनजोदारो में कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, केवल नरकंकाल मिला है, जो घायल अवस्था में कटा छटा नरकंकाल मिला है। तो इस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीय व्यवस्था की चर्चा किए हैं, और हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखते हैं कि जब व्यापार वाणिज्य, चूंकि संपन्न सभ्यता थे, तो व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह कहा जाता है विश्व का, वह था लोथल। लोथल में बंदरगाह का निर्माण किया गया था। लोथल में बंदरगाह का डॉकयार्ड, गोदीवारा जिसको कहा जाता है गोदीवारा, लोथल में गोदीवारा, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण शहर था। तो इस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषता के संदर्भ में नगरीय व्यवस्था की चर्चा की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स और मेजर फैक्ट इस हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, जो अक्सर हर कंपटीशन में फैक्चुअल, क्योंकि फैक्चुअल अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि पिक्चोरियल स्टडी से उस फैक्ट को लंबे समय तक अपने साथ रखा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग हड़प्पा सभ्यता के टाउन सिस्टम के बारे में देखे हैं, और मैं समझता हूं इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करते हुए सब्सक्राइब कर इस चैनल को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें। थैंक यू।